ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट इसमें मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन पढ़ाया था, वो हमने लास्ट में देखा था। तो ज्यादा एग्जांपल हम नहीं ले पाए थे, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके बता रहा हूँ, आपको मेरे साथ वो सॉल्व करने हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना यानी क्या करना होता है? मॉलिक्यूलर मास यानी जो भी मॉलिक्यूल रहता है, एक मॉलिक्यूल का मास, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स है उनका मास हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और तब जाके हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अगर इसका मुझे पूछा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द CH4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 क्या करना पड़ेगा मुझे? कार्बन जो एटम है उसका मास लेना पड़ेगा, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन प्लस, और हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। बट हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है यहाँ पे, तो 4 बार मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, मास ऑफ 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। देखो, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, 12 होता है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो 4 इंटू 1 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 16U। व्हाट दिस U स्टैंड्स फॉर? यूनिफाइड मास। पता है आपको, ये जो यूनिट हमने लिए थे, कार्बन का 12U यानी 12 यूनिफाइड मास, हाइड्रोजन का 1U, ऑक्सीजन का 16U। तो हम ये यूनिट्स किस में ले रहे हैं? एटॉमिक मास जो है वो हम ले रहे हैं यूनिफाइड मास में, तो हमारा ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी U में ही आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके साथ एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वो कैलकुलेट करके मुझे उसका आंसर बताओ। CH3OH, CH3OH, इसका मास कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, ये मिथिल अल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के सेंड करो। क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन है तो मास ऑफ कार्बन प्लस उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, तो मास ऑफ 4 हाइड्रोजन, और उसके साथ एक ऑक्सीजन का मास हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। करो यहाँ पे, एक कार्बन का मास कितना होता है? अभी मैंने बताया। किसी का आंसर नहीं आया? 32। यस, करेक्ट कर लिया, 32 आता है इसका आंसर। देखो कैसे, कार्बन का एक मास, कार्बन का एक एटम का मास कितना है? 12, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये कितना आ गया? ये 32। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो आप। मॉलिक्यूलर मास निकालो CH3COOH का, ये एसिड है, ठीक है, इसका मास निकालो अभी और मुझे आंसर बताओ। बाकी किसी ने आंसर नहीं यहाँ पे कमेंट किया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस, करेक्ट, 60 इज करेक्ट। बाकी क्या कर रहे हैं? व्हाट द अदर्स आर डूइंग? क्या करना है यहाँ पे? देखो, कार्बन कितने हैं? 2 है, तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ 2 कार्बन, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 and 1 4, तो यहाँ पे 4E, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो मास ऑफ 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 60 मल्टीप्लाई बाय 2। ये किया तो कितना आता है? ये अगर आपने किया तो कितना आएगा? ये सभी का प्लस करना है, कितना आएगा? ये 60, और यूनिट आपको लिखना है U। ठीक है, अगर आपको सिंपली पूछा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे आपको यूनिट में क्या लिखना है? U लिखना है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अभी देखो एक बात, आप
कि आपको समझनी चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के केसेस में होता है, ठीक है। बट अगर वो आयोनिक कंपाउंड है, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, कैटायंस और अनायंस, तो उस केस में आपको पूछा जाता है फार्मूला मास। क्या पूछा जाएगा, फार्मूला मास पूछा जाएगा। फार्मूला मास का पूछते हैं इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो अगर आयोनिक कंपाउंड का मास अगर पूछेंगे आपको तो आपको बोलेंगे फार्मूला मास निकालो। तो फार्मूला या मास भी उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। सेम ही है बट नाम उसका डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास इज वन एंड द सेम थिंग, बट फार्मूला मास दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द आयोनिक कंपाउंड। तो एक आयोनिक कंपाउंड का मास हम निकाल के देखते हैं। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अभी आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं दिया है, अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला दिया आयोनिक कंपाउंड का तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट अभी यहाँ पे आपको नाम दिया है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं मैंने आपको बताया था। इसका फार्मूला क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताओ। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या आएगा, करेक्ट है, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl। तो कैसे देखो, Ca कैल्शियम का फार्मूला है, कैल्शियम का सिंबल है Ca और क्लोराइड का सिंबल होता है HCl, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना रहेगा 2 और क्लोराइड के ऊपर 1, तो ये क्रॉस वाला से करोगे तो कितना आएगा CaCl2। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला मास आपको निकालना है। तो देखो आपको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40U और क्लोरीन का होता है 35.5U। तो अभी आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आएगा, मास ऑफ Ca प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ क्लोरीन 40 और ये 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आता है, ये आया आंसर बताइए। करेक्ट है 111। यूनिट नहीं लिखा आपने, यूनिट लिखो उसका। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो यूनिट लिखते हो ना, यूनिट लिखना पड़ेगा। इसका आंसर कितना आया 111U। अभी आप निकालो सोडियम कार्बोनेट। अभी फिर से मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला रेडीमेड नहीं दिया है, फॉर्मूला आपको निकालना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला निकालो। क्या है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं पता, यस Na2CO3। देखो सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, कार्बोनेट जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन है, मैंने बताया था आपको CO3, इसके ऊपर चार्ज रहता है 1, इसके ऊपर 2, तो ये क्या हो गया, क्रॉस बैलेंसिंग करोगे तो Na2CO3। अभी इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। Na2CO3 का मास ऑफ 2Na प्लस मास ऑफ 3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन और प्लस 1 टाइम्स मास ऑफ कार्बन। तो सोडियम का जो वेट होता है, सोडियम का यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको, सोडियम का होता है 23U, कार्बन का पता है आपको, अभी बताया मैंने 12 और ऑक्सीजन का 16। करो कैलकुलेट और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आता है।
इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, करेक्ट है खाली। बाकी लोग आप बताओ आंसर आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास जो है वो कैलकुलेट करना आ गया होगा। समझ में आ गया नहीं इसमें? अभी और मैं एग्जांपल नहीं लेता, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आपके टेक्स्ट बुक में इसके और एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो आप सॉल्व करके देखो। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछ सकते हो आप। अभी इसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का बचा है, वो लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। ठीक है, जो है मोल कंसेप्ट। देखो, ये मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर ये डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपने अच्छे से ध्यान अगर दिया तो ये टॉपिक इजी है। आप इसकी बेस जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व कर सकोगे अगर आपको बेसिक इसका पता है तो ठीक है। तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि एटम जो रहता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है। एटम इज अ वेरी वेरी स्मॉल। सो अगर मैं बात करता हूँ कि ये पेन जो है, ये मार्कर जो है, इसमें कितने एटम्स है, इसमें हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस मार्कर। तो इट इज बहुत डिफिकल्ट है ये कैलकुलेट करना कि इसमें कितने आइटम्स है, वो कैलकुलेट हम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ये तो पेन तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया, इतना सा अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ और उसमें कितने आइटम्स है वो अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो वो भी क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, इस पेन में भी मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं, तो कैलकुलेट करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो हमें क्या चाहिए था, एक पर्टिकुलर एक रिलेशन चाहिए था जिसके साथ कंपैरिजन करके हम क्या कर सके, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सके। तो जैसे कि हमारे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, देखो ऐसा ये रिलेशन है हमारे पास, 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है, 12 आर्टिकल्स, है ना। हम बोलते हैं 1 डजन यानी कितने होते हैं, 12 आर्टिकल्स। जैसे हम बोले कि अगर 1 डजन बनानास है तो इसका मतलब क्या होता है, 12 बनानास। 1 डजन एग्स मतलब 12 एग्स। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 1 पेयर, अगर मैं बोलता हूँ आई हैव 1 पेयर ऑफ शू, मतलब कितने शू होंगे, 2, मतलब कितने आर्टिकल्स होते हैं, 2। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। हम 1 डजन ही बोलते हैं 12 आर्टिकल्स के बदले, 1 पेयर ही बोलेंगे 2 आर्टिकल्स के बदले। तो ये इससे हमारा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन वगैरह इजी हो जाता है। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी ऐसा ही रिलेशन हमें चाहिए था। तो केमिस्ट ने क्या किया, एक रिलेशन डेवलप किया। एक साइंटिस्ट होके गए थे एवोगैड्रो, उन्होंने एक नंबर दिया, उस वो देखो वो नंबर क्या है बताता हूँ। वो रिलेशन क्या था, ये तो हो गया हमारा सिंपल रिलेशन। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक रिलेशन है, जैसे कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, केमिस्ट ने क्या रिलेशन दिया, 1 मोल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ठीक है, 1 मोल एटम्स यानी कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल ऐसा रिलेशन था, केमिस्ट्री में भी एक ऐसा सिंपल रिलेशन हमें दिया गया है। उन्होंने क्या बोला कि 1 मोल एटम्स या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल आयंस का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 मोल एटम्स है, ठीक है, मैंने हाथ में लिया 1 मोल या फिर स्पून में लिया मैंने 1 मोल एटम, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 1 मोल एटम्स है, इसका मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स उसमें रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव ए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 मोल सोडियम है, तो इसका मतलब दिस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर देयर। समझ में आया। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स का भी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास, हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं CO2 का, ठीक है, CO2 ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को कंबाइन करने के बाद ही क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स है, अगर मेरे पास 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 6.022 10⁻23
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है? सो उन्होंने क्या किया, रिलेशन दिया 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच नंबर। ठीक है, आयंस के केस में वही नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे नंबर के केस में। इतना समझ में आया आपको? 1 मोल यानी कितना होता है, दिस नंबर ऑफ एटम्स। ये नंबर चेंज नहीं होगा, ये नंबर कांस्टेंट है। ठीक है, इसे बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। इसे क्या बोलते हैं, ये नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट, क्योंकि ये एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये नंबर दिया था, इसलिए इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। और इसका सिंबल जो है ये सिंपली नंबर है, इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं रहेगा। दिस इज सिंपली ए नंबर, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसका जो सिंबल रहेगा वो है एन, एन इज फॉर द नंबर, क्योंकि ये नंबर है, और ए कैपिटल ए सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे हम नीचे, तो ये हो गया इसका सिंबल एन ए। तो 1 मोल एटम्स आर इक्वल टू दिस मच, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑल्सो, एंड 1 मोल आयंस भी इतने ही रहेंगे। समझ में आया? कोई भी एलिमेंट ले लो आप, या कोई भी एलिमेंट अगर लिया तो उसके 1 मोल में इतने ही नंबर ऑफ एटम्स रहने वाले हैं, कोई भी ले लो, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उसके 1 मोल में इतने ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आई हैव 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सो कितना रहेगा मेरे पास नंबर एटम्स का? 1 मोल में इतने रहेंगे, तो 2 मोल्स में ऑब्वियसली उसका क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो इसे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, हमें उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। तो ठीक है, अभी ये तो हो गया नंबर के केस में। 1 मोल यानी कितना नंबर, 1 मोल यानी कितना आइटम, 1 मोल यानी कितने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी हम वेट देखते हैं, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल का वेट कैसे निकालना है। इतना समझ में आ गया है? इतना समझ में आ गया है? ओके। अभी हम क्या करेंगे कि 1 मोल में 1 मोल का वेट कितना रहता है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो, एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बट वो अभी वो जो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन थी हमारी, जो हमने कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करके निकाली थी, वो डेफिनेशन फिलहाल के लिए आप भूल जाओ, फिलहाल के लिए भूल जाओ। अभी हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एटॉमिक मास यानी क्या है, एटॉमिक मास यानी द नेम इटसेल्फ इंडिकेट मास ऑफ ए सिंगल एटम। क्या होता है, मास ऑफ सिंगल एटम। सिंगल एटम का जो मास रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और इसका यूनिट हमने क्या बताया था, यू, या फिर एएमयू भी रहता है उसका, एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट भी रहता है, या फिर यूनिफाइड मास का शॉर्ट फॉर्म यू भी लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन का मास कितना रहेगा, 1U। ठीक है, उसके बाद कार्बन का कितना है, 12U, अभी हमने देखा। ऑक्सीजन का 16U। ठीक है, उसके बाद हम सोडियम लेते हैं 23U। ठीक है, मैग्नीशियम 24U, क्लोरीन 35.5U। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सभी जो नंबर है वो क्या करने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए। इसके साथ और कुछ है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, Am I not audible? आपको बोर्ड दिख नहीं रहा है क्या? बाकी लोग बताइए, आपको आवाज नहीं आ रही है? ओके, क्लियर है। ठीक है, इसके साथ और पोटेशियम का है 39U, कैल्शियम 40U। ठीक है, तो इस तरीके एल्यूमिनियम 27U। तो ये सभी क्या है, एटॉमिक मास है, मतलब एक पोटेशियम एटम का वेट रहेगा 39 यूनिट। तो देखो, हम एक एटम का वेट निकाल रहे हैं, एक एटम का वेट तो ग्राम में या फिर किलोग्राम जो है वो क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होता है, वेट भी उसका बहुत ही कम रहेगा। तो हम ग्राम में या किलोग्राम में तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ही कम आएगा और हमारे कैलकुलेशन में वो दिक्कत जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यू में लेते हैं, यूनिफाइड मास में लेते हैं, तो हमारे कैलकुलेशन में क्या होता है, इजी होता है। एक ही एटम का मास है तो कितना कम होगा, सोचो।
तो इसलिए हम एटॉमिक मास किसमें लेते हैं, यू में। तो ये हो गया एटॉमिक मास। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास यानी क्या होता है, एटम का कॉम्बिनेशन होता है और उसके बाद वहां पे क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जैसे कि ये हो गया एक हाइड्रोजन का एटम, ये हो गया सेकंड हाइड्रोजन का एटम, उसके साथ ये ऑक्सीजन का एटम अगर कंबाइन हो रहा है तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, H2O, ये H2O फॉर्म होगा। अभी इसका मॉलिक्यूलर मास अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं, ये हो गया 16 और ये 2, तो ये क्या हो गया 18U। ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया 18U। इसी तरह से हमने बाकी के भी निकाले थे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अभी देखे हमने कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अभी देखो नया कंसेप्ट यहाँ पे मोलर मास। मोलर मास यानी क्या होता है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ केमिकल। 1 मोल केमिकल जो रहता है उसका मास जितना रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो या फिर आयंस बोलो, कोई भी चलेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ही बोलते हैं। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का जितना मास रहेगा उतना क्या रहेगा, वो मोलर मास। अभी 1 मोल यानी कितने एटम्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.022 into 10 to power 23 एटम्स। अगर एक एटम का मास अगर इतना आ रहा है, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, एक एटम का मास अगर 1 यूनिट आ रहा है तो मोलर मास यानी क्या रहेगा, एक का अगर इतना है, देखो एक का अगर इतना है तो 1 मोल का यानी नंबर ऑफ 6.022 का 6.022 into 10 to power 23 एटम्स का, तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 1 मोल का मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आया। हाइड्रोजन का मास, एक एटम का, हाइड्रोजन पे एक एटम का मास होता है कितना, तो 6.022 का कितना रहेगा, मल्टीप्लाई करो उससे। ठीक है, तो ये हो गया मोलर मास इसका। बट अभी ये नंबर ऐसा है, इस नंबर इज सच दैट हमें इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बजाय सिंपली हाइड्रोजन का कितना मास है 1 और यहाँ पे यूनिट कितना है, U है, तो हम मोलर मास के लिए यूनिट जो है वो क्या कर देंगे, G लगा देंगे, ग्राम, ग्राम के लिए G। ठीक है, तो 1 ग्राम, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया, 1 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली कार्बन का एक एटम का मास हो गया 12 यूनिट, तो एक मोल का यानी 6 into 10 to power 23 एटम्स का कितना रहेगा, कार्बन का 12 यूनिट है, यहाँ पे हम सिर्फ 12 लिख देंगे और ग्राम के लिए G, तो कार्बन का हो गया 12 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ठीक है, ये तो एटम्स का हो गया। मॉलिक्यूल का कैसे, देखो वाटर का ही लेते हैं हम, वाटर का भी वैसे 18 और U की जगह पे ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मोलर मास निकालना पड़ता है। तो एटॉमिक मास क्या रहेगा, उसका यूनिट रहेगा U, बट मोलर मास का यूनिट क्या रहेगा, G। बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली जो वैल्यू है वैल्यू सेम ही है। ठीक है, एक एटम का भी उतना ही आएगा और एक मोल का भी उतना ही आएगा। सिर्फ एक एटम, देखो एक एटम बहुत ही छोटा है इसलिए उसका यूनिट भी है छोटा है, बट यहाँ पे हम बहुत ज्यादा एटम की बात कर रहे हैं। कितने एटम की बात कर रहे हैं, 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं, यानी 6 into 10 to power 23 एटम्स की बात कर रहे हैं। तो इतने सारे एटम्स का वेट हम ग्राम में ले सकते हैं, अभी हम इसे ग्राम में ले सकते हैं। तो इसलिए इसे हमने क्या किया, 12 ग्राम यहाँ पे या फिर 16 ग्राम, इसका 18 ग्राम, इस तरीके से यहाँ पे ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट द एटॉमिक मास बट इन ग्राम्स। ठीक है, एटॉमिक मास ये है वो, बट क्या है, ग्राम्स में। तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ये मॉलिक्यूल का है तो इसे हम बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये है ग्राम एटॉमिक मास और ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको पूछा ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करो तो आपको कैसे करना है, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करना है, सिर्फ यूनिट आपको चेंज करना है। ठीक है, U कब आएगा, अगर सिंपली एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पूछा तो when you have to write the unit U, unified mass, when atomic mass or molecular mass is asked. But if you are asked to calculate gram atomic mass or gram molecular mass, then you have to write the unit gram. ठीक है, इतना समझ में आया? I hope it's clear. Yes. ठीक है, तो मोल्स का वेट कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया। फिर मोल में एक मोल का वेट कितना रहेगा, 1 मोल। ये सभी 1 मोल का आंसर देखो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ कि एक मोल का वेट कितना आता है, उसके एटॉमिक वेट जितना। एक मोल ऑफ एटम जो रहेगा उसका वेट कितना आता है, उसके एटॉमिक वेट जितना। द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1 मोल कार्बन है तो उसका वेट कितना आएगा,
12 ग्राम। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स है, उसका वेट कितना आएगा 23 ग्राम्स। ठीक है, 23 ग्राम्स। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 1 मोल क्लोराइड आयंस है तो उसका वेट कितना आएगा 35.5 ग्राम्स। तो ठीक है, 1 मोल का आप वेट निकाल सकते हो। अभी अगर 2 मोल बोला तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 मोल बोला तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 मोल ऑफ एटम का वेट रहेगा उसके एटॉमिक वेट जितना। और मॉलिक्यूल के केस में देखो, मॉलिक्यूल के केस में भी वही है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के केस में अगर मैं बोलता हूं आई हैव ए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, देन उसका वेट कितना आएगा उसके मॉलिक्यूलर वेट जितना। इफ आई हैव 1 मोल ऑफ, हमने किसका वेट निकाला था CH4 का। ठीक है, इफ आई एम सेइंग आई हैव 1 मोल ऑफ CH4 तो उसका वेट कितना आएगा, कितना आया था अभी देखा था हमने 16 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड इज इक्वल टू 60 ग्राम। ठीक है, कैसे आया, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया और उसे यूनिट दे दिया ग्राम। समझ में आया वेट कैसे रहता है मोल्स का। स्क्रीन में ही दिख रही, ये जो वेट्स है ये सभी वेट आपको लर्न करने हैं। आपको मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आया 1 मोल का नंबर क्या होता है और 1 मोल का वेट क्या होता है। समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। तो अभी कुछ रिलेशंस हैं इसके, वो रिलेशंस हम नेक्स्ट इस पे देखते हैं और वो रिलेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।